हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू योर ओन चैनल केशव झा किंग्स लैब। आज हम लोग स्टार्ट करेंगे हमारा चैप्टर नंबर 5, उसका पार्ट 1 करेंगे आज हम लोग। और चैप्टर नंबर 5 जो है अकाउंटिंग का, उसका नाम है अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स। देखो, ये चैप्टर वैसे काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट बन जाता है इन द सेंस ऑफ नॉलेज। आपको नॉलेज गैदर करने के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट चैप्टर है। यूसेज इसका 11th क्लास में कुछ खास नहीं है, पढ़ने के लिए थियोरेटिकल चैप्टर है। यूसेज इतना नहीं है 11th क्लास में, बट नॉलेज के नजर से ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट चैप्टर है। ठीक है, तो इसको हम लोग आज करेंगे। अगर आप लोगों ने अभी तक पिछले 4 चैप्टर नहीं देखे हुए हैं तो उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। पूरी प्लेलिस्ट का लिंक मिल जाएगा। अकाउंटेंसी क्लास 11 के नाम से प्लेलिस्ट है, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। साथ ही साथ अगर आप लोगों ने बीएसटी का चैप्टर 1 भी अभी तक नहीं देखा है तो बीएसटी क्लास 11 के नाम से आपको प्लेलिस्ट का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, आप वहां से चेकआउट कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं आज के चैप्टर। देखो, सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन तो यही आता है ना कि जरूरत क्या थी, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड की जरूरत क्या है, क्यों क्यों चाहिए। तो होता क्या है मैं समझा दूं। देखो, पढ़ते एक एक करके पढ़ते, आराम से करते। एक सेक्शन है एज पर द सेक्शन 129 ऑफ द कंपनीज एक्ट 2013। कंपनी एक्ट आया था ना हमारा 2013 में, तो उसमें एक सेक्शन है 129। वो कहता है कि द फाइनेंशियल स्टेटमेंट शुड बी डिपिक्ट अ ट्रू एंड फेयर व्यू ऑफ इट्स ऑपरेटिंग रिजल्ट एंड फाइनेंशियल पोजीशन। यानी एक कंपनी जो है उसकी जो भी फाइनेंशियल पोजीशन है वो ट्रू और फेयर वे में दिखाई जानी चाहिए। जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट है वो बिल्कुल ट्रू और फेयर बननी चाहिए। ये बोलता है, कौन बोलता है? कंपनीज एक्ट का 2013 का सेक्शन 129। पर इसमें एक प्रॉब्लम है। क्या? कि ट्रू एंड फेयर इसका मतलब क्या है, यही डिफाइंड नहीं है। ये तो बोला है कि ट्रू एंड फेयर होना चाहिए, ट्रू एंड फेयर होना चाहिए, ये बात तो है। लेकिन ट्रू एंड फेयर का मतलब क्या है, ट्रू एंड फेयर में आता क्या क्या है, ये किसी ने नहीं बताया। ये बोल दिया ट्रू होना चाहिए, फेयर होना चाहिए। पर अब जैसे मैं बोलता हूं हमेशा सच बोलना चाहिए, लेकिन सच क्या है ये कैसे डिफाइन करोगे? सच क्या है ये कैसे डिफाइन करोगे? नहीं कर सकते आप। क्योंकि कभी कभार क्या होता है कि हम लोगों को पूरी बात पता ही नहीं होती, हम किसी एक ही चीज नजरिए से देख रहे होते हैं चीजों को। तो हो सकता है जो मैं सच देख रहा हूँ वो आप सच ना देखो। इट्स लाइक एज सिंपल सी, मैं एक सिंपल सी बात बताता हूँ, एक बहुत सिंपल सी बात बताता हूँ। लेट से कि मैं एक बॉल लेता हूँ, इसको आधा मैं येलो कलर कर दे रहा हूँ और आधा मैंने ये छोड़ दिया है। अब एक पर्सन को मैं इस साइड खड़ा करता हूँ, एक पर्सन को मैं इस साइड खड़ा करता हूँ। मैं अगर इस पर्सन से बोलूं कि भाई बॉल का कलर क्या है, तो इसे क्या दिख रहा है? ब्लैक। ये बोलेगा ब्लैक कलर है। इससे बोलूं कि बॉल का कलर क्या है, ये कहेगा येलो कलर है। तो दोनों तो अपने आप को ट्रू एंड फेयर ही बता रहे हैं। पर क्या इसमें यह लिखा हुआ है कि आप तभी बता सकते हो जब आप एक बार बॉल को चारों तरफ से घूम के देख लो? ऐसा तो नहीं लिखा हुआ ना। तो दोनों तो सच ही बोल रहे थे, दोनों ट्रू एंड फेयर है। बट क्या वो एक्चुअली ट्रू एंड फेयर है? तो रियल मीनिंग ऑफ ट्रू एंड फेयर ही कभी डिफाइन नहीं की गई है कंपनीज एक्ट के अंदर। ये बोले कि ट्रू एंड फेयर होनी चाहिए, पर ट्रू किसे कहेंगे, फेयर कहेंगे किसे, ये नहीं बताया। ठीक। तो इसीलिए क्या हुआ, ओवर द पीरियड गैप आए। जनरली एक्सेप्टेड अकाउंटिंग प्रिंसिपल चैप्टर नंबर 3 के अंदर हम लोगों ने पढ़ा हुआ है इसके बारे में। ये डेवलप हुए ओवर द पीरियड, गैप डेवलप्ड इन फॉर्म ऑफ कॉन्सेप्ट्स और कन्वेंशन। ये सारे हमने कहां पढ़े हुए? चैप्टर नंबर 3 के अंदर पढ़े हुए सारे कॉन्सेप्ट और सारे कन्वेंशन। विच अलाउ अ लार्ज नंबर ऑफ अल्टरनेटिव ट्रीटमेंट फॉर द सेम ट्रांजैक्शन या आइटम। यानी एक ही कंपनी जो है एक ही आइटम को, जैसे हमारे पास बेसिस की बात कर ले तो दो तरीके के बेसिस है ना, कैश बेसिस और अक्रूवल बेसिस। तो हो सकता है कोई कंपनी अक्रूवल बेसिस फॉलो कर रही हो, कोई कैश बेसिस फॉलो कर रही हो। कोई कंपनी है वो एक साल कैश बेसिस पे जा रही है, दूसरे साल अक्रूवल बेसिस पे जा रही है। कर सकती है ना ऐसा? वो करना चाहिए नहीं, कर सकती है हाँ, क्योंकि अलाउड है। क्लियर? तो इस वजह से क्या होता है, विच अलाउज डिफरेंट एंटरप्राइज टू अडॉप्ट डिफरेंट पॉलिसीज फॉर द सेम आइटम। हो सेल ही रहा है, हो क्या रहा है, सेल्स ही हो रहा है, लेकिन कोई कैश बेसिस ले रहा है, कोई अप्रूवल बेसिस हो रहा है। इसकी वजह से सबका काम अलग हो गया। तो एक ही आइटम को अलग अलग कंपनी अलग अलग तरीके से ट्रीट करेगी अलग अलग अकाउंटिंग पीरियड में। एक साल कैश बेसिस ले लिया, एक साल अक्रूवल बेसिस ले लिया, यही बात बोली है मैंने। अब इससे क्या होगा, कंफ्यूजन होगी या नहीं होगी? विच मेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट इनकंसिस्टेंट, यानी वो एक तरह की नहीं है, जबकि हमारा कंसिस्टेंसी कॉन्सेप्ट मैच होना चाहिए।
और अनकंपेरेबल, क्योंकि उन्हें हम जब एक जगह कैश बेसिस है, एक जगह अक्रूवल है, हम लोगों ने पढ़ा हुआ है कि अगर दोनों अलग अलग बेसिस है तो हम कभी भी कंपेयर नहीं कर सकते, तो कंपेयर नहीं कर सकते तो अनकंपेरेबल है, अनकंपेरेबल है। इसीलिए देयरफॉर इट वाज नीडेड टू हार्मोनाइज एंड स्टैंडर्डाइज टू मिनिमम एम्बिग्विटी एंड अनसर्टेनिटी। इसीलिए ये फैसला किया गया, भैया नहीं देखो ऐसा कुछ बातों पे अग्री करते हैं, कुछ ऐसी चीजें स्टैंडर्ड बना लेते हैं जिसकी वजह से ये ज्यादा एम्बिग्विटी ना आए, यानी ज्यादा उलझन ना आए, ज्यादा कंफ्यूजन ना आए, ज्यादा अनसर्टेनिटी नहीं आए, बहुत सिंपल तरीके से अपना काम करते हैं, ज्यादा डीप जाने की जरूरत नहीं है। ठीक है, तो क्या करें फिर इसके लिए, तो इसीलिए क्या हुआ, वो अनसर्टेनिटी खत्म करने के लिए और स्टैंडर्ड बनाने के लिए एक कमेटी बनाई गई। अब ये डेट्स हैं आपको पता होनी चाहिए, और कुछ शॉर्ट फॉर्म्स भी आती जाएंगी वो आप, क्योंकि मैं एक बार फुल फॉर्म यूज करूंगा, आफ्टर दैट आई विल यूज शॉर्ट फॉर्म इन दिस चैप्टर। द इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड कमिटी, जिसको हम लोग IASC भी बोलेंगे, द इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड कमिटी, इसको बनाया गया, जो कि 29 जून 1973 के अंदर बन के तैयार हुई, स्टैब्लिश कर दिया गया। क्लियर, एक ये कमेटी आई। फिर उसके बाद इंडिया में आई द इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया, जिसको हम लोग ICAI कहते हैं, एंड द इंस्टीट्यूट ऑफ कॉस्ट एंड वर्क अकाउंटेंट ऑफ इंडिया, जिसको ICWA भी कहते हैं। ये सारे के सारे IASC यानी कि इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड कमेटी के मेंबर है। ICAI जो है, देखो IASC जो है वो तो कर ही रहा है, IASC तो अपने अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बना ही रहा है, लेकिन ICAI जो है उसके भी अपने खुद के अकाउंटिंग स्टैंडर्ड है, उसके बिल्कुल अपने अकाउंटिंग स्टैंडर्ड है, लेकिन वो थोड़े इंडिया की इकोनॉमी के हिसाब से, थोड़ा हमने इंडियन इकोनॉमी को, मतलब कि वही कि हम स्टीम वाले मोमोज लेके आए हुए हैं और हमने उनको फ्राई कर दिया, हमने उसको तंदूर में डाल दिया, हमने बाकी सब कुछ कर दिया उसके साथ, है ना, हमने ग्रेवी भी डाल दी उसमें, तंदूरी भी बना दिया, सब कुछ बना दिया, स्टीम आए थे किसी देश से, मतलब दार्जिलिंग में जब बन रहे थे तो स्टीम ही बन रहे थे, हमने सब कुछ बना दिया। तो मतलब वही है कि एक IASC ने अपना क्या किया, स्टैंडर्ड बनाए, हमने थोड़ा उसे इंडियन इकोनॉमी के हिसाब से थोड़ा सा उसे तड़का मार दिया, और ICAI के अपने क्या है स्टैंडर्ड्स। मैं ये नहीं कह रहा हूँ हैवी बन गए, इन्होंने भी बनाए, बहुत सोच समझ के बनाए, पर वो इंडियन इकोनॉमी के हिसाब से। ठीक, दीज आर, ये जो हमने अभी वाली बात बोली, किसकी बात की, ICAI की, दीज आर बेसिकली पैटर्नड ऑन द इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड, यानी कि इन्होंने फॉलो तो IASC को ही किया है, एंड आर मॉडिफाइड अकाउंटिंग टू द कंडीशन और प्रैक्टिसेस प्रिवेलिंग इन इंडिया, यानी कि मेनली मतलब हमने कॉपी किसको किया, IASC को, हमने उन्हीं का पैटर्न यूज किया है, पैटर्न हमने उन्हीं का यूज किया है, लेकिन इंडिया के हिसाब से उसे थोड़ा सा चेंज कर दिया। क्लियर, ये ICAI, कोई दिक्कत। देन हमारा नेक्स्ट आता है कि अच्छा ठीक है, ओके समझ में आ गया, लेकिन मीनिंग क्या है अकाउंटिंग स्टैंडर्ड की, कहोगे किसे, मैं मीनिंग क्या हुई इसकी, कॉन्सेप्ट क्या है, क्या बनाना चाहते हो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड से। मैंने कहा ठीक है भाई, देख लेते हैं, बड़े बड़े हमारे अकाउंट के लोग हैं, उन्होंने कुछ बोला, हम उसी को देखते हैं क्या बोला उन्होंने। तो कोहलर ने कहा है, कोहलर डिफाइंड अकाउंटिंग स्टैंडर्ड एज अ कोड, ये क्या है, एक कोड ऑफ कंडक्ट है। कोड ऑफ कंडक्ट क्या होता है कि एक लिस्ट ऑफ रूल एंड रेगुलेशन होती है, जिसमें ये लिखा होता है कि आप अपने कस्टमर को कैसे डील करोगे, आपका बिहेवियर कैसा होना चाहिए वाइल वर्किंग, इसे कहते हैं कोड ऑफ कंडक्ट। तो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड क्या है, एक कोड ऑफ कंडक्ट है, जिसमें यह लिखा हुआ है कि अकाउंटेंट को बताया गया है कि आपको कौन से लॉ करने हैं, कौन से कस्टम यूज करने हैं, और कौन सी प्रोफेशनल बॉडी आपके अंदर आए, आप किस प्रोफेशनल बॉडी के अंदर काम करोगे, कौन कौन से लॉ और कस्टम आप यूज करोगे, और कौन सी प्रोफेशनल बॉडी के अंदर आप काम करोगे। ये कोड ऑफ कंडक्ट, ये जो रूल रेगुलेशन का सेट है, यही क्या कहलाएगा, हमारा अकाउंटिंग स्टैंडर्ड। क्लियर, बाकी इसको आप ऐसे भी समझ सकते हो कि इट कैन बी डिफाइंड एज रिटन स्टेटमेंट, ओरल नहीं होते, रिटन स्टेटमेंट होते हैं, इशूड फ्रॉम टाइम टू टाइम, एक बार में नहीं, क्योंकि कंडीशन चेंज होती रहती है ना। अब 2013 में कंपनीज एक्ट बना है, लेकिन उससे पहले वाला हम बहुत पहले 1983 का, 73 का, 53 का ऐसे यूज कर रहे थे, पहले चेंज होते रहते हैं ये। अभी आगे होगा तो हो सकता है आगे कंडीशन चेंज होगी, तो ये भी इसमें भी क्या हो जाए, अमेंडमेंट हो जाए, कुछ कुछ नए रूल्स आ जाए। ठीक है, तो ये टाइम टू टाइम आते रहते हैं बाय इंस्टीट्यूशंस ऑफ अकाउंटिंग प्रोफेशनल्स। कौन कौन से, जैसे IASC हो गया, या फिर इंडिया के लिए ICAI हो गया, तो ये लोग क्या करते हैं, टाइम टू टाइम क्या करते हैं, नए नए रूल्स निकालते रहते हैं, स्टेटमेंट्स निकालते रहते हैं, स्पेसिफाइंग यूनिफॉर्म रूल्स और प्रैक्टिसेस फॉर ड्रॉइंग द फाइनेंशियल स्टेटमेंट, यानी इसके अंदर वो रूल्स लिखे होते हैं जिसमें ये बताया गया होता है भैया आपको यही लेकर के फॉलो करना है, अगर आप फॉलो कर रहे हो तो ठीक, नहीं कर रहे हो तो भाई बहुत बड़ी गड़बड़ है। कोई दिक्कत।
ठीक है, हमने कहा ओके कोई दिक्कत नहीं। देन आता है हमारा नेचर ऑफ अकाउंटिंग स्टैंडर्ड। ठीक है, चलो समझ में आ गया, कॉन्सेप्ट भी समझ आएगा कि चलो ये कोड ऑफ कंडक्ट है, लिस्ट है, रिटन स्टेटमेंट है, समझ में आ गया, जरूरत भी समझ में आ गई। नेचर क्या है इसका? तो सबसे पहले बात समझिए क्या है, इट ले डाउन द नॉर्म्स। नॉर्म्स का मतलब क्या होता है? रूल रेगुलेशन। सिंपल सी भाषा में समझ लो, लेमन लैंग्वेज, रूल्स होते हैं। कौन से अकाउंटिंग पॉलिसी और प्रिंसिपल प्रैक्टिस किए जाएंगे, इसके नॉर्म्स है ये नॉर्म्स क्या होता है? एक तरीके से ये समझ लो कि इसके अंदर ही बनाना, तो एक पैरामीटर आपने सेट कर दिया, एक बाउंड्री आपने सेट कर दी, ये होते हैं नॉर्म्स। ठीक। इट रिमूव द इफेक्ट ऑफ डाइवर्स अकाउंटिंग। मैंने क्या कहा? कहीं कैश है, कहीं अक्रूवल है, और ईयर बाय ईयर चेंज कर रहा था, तो इन्होंने कहा कि नहीं भैया, मैचिंग कॉन्सेप्ट, कंसिस्टेंसी कॉन्सेप्ट होना चाहिए। इन्होंने क्या कहा? कंसिस्टेंसी होनी चाहिए। कंसिस्टेंसी होनी चाहिए तो आप अक्रूवल कर रहे हो तो अक्रूवल ही करते रहोगे। तो जो चीज पहले कंपेरेबल नहीं थी, अब उसे हमने क्या बना दिया? कंपेरेबल। अब उसे कंपेयर कर सकते हैं। ठीक है। इसके अंदर क्या लिखा होता है? इसके अंदर हमारा लिखा होता है कि भैया क्या अकाउंटिंग ट्रीटमेंट करनी चाहिए, किस जगह पर, किस जगह पर क्या अकाउंटिंग ट्रीटमेंट करनी चाहिए, क्या प्रेफर होगा। जैसे कि एक सिंपल सी बात समझ लो कि सेल्स को हम क्रेडिट में लिखते हैं, ऐसे समझ लो, तो सेल्स क्रेडिट में लिखी जाएगी, ये प्रेफर्ड अकाउंटिंग ट्रीटमेंट हुई कि सेल्स है तो क्रेडिट में लिखी जाएगी। क्लियर? अब कैश आएगा तो डेबिट साइड में लिखा जाएगा, जाएगा तो क्रेडिट साइड में लिखा जाएगा। तो ये जो है, यही चीज है, ये जो अकाउंटिंग ट्रीटमेंट है, यही बताई हुई है। क्लियर? दे प्रोवाइड इन्फॉर्मेशन टू द यूजर्स ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट। फाइनेंशियल स्टेटमेंट के यूजर्स हमने पढ़े हुए हैं, इंटरनल यूजर, एक्सटर्नल यूजर, तो उनको प्रोवाइड करवाई जाती है, जिसकी वजह से वो क्या करते हैं, वो इन स्टेटमेंट को प्रिपेयर करते हैं, जो भी हमारे स्टेटमेंट प्रिपेयर करते हैं और उससे अपना काम निकालते हैं। ये लोग, ये सारी चीजें क्या है, ये लॉज ही हैं, एक तरीके कानून ही है। ठीक है, ये एक लॉज ही है। लॉज क्या करते हैं? लॉज भी वो एरिया स्पेसिफाई कर देते हैं, नॉर्म्स की तरह एक स्पेसिफाई कर देते हैं कि भैया आपको इस बाउंड्री के अंदर रह के ही काम करना है, अब इस बाउंड्री के बाहर नहीं जा सकते, विद स्पेसिफिक एरिया विद इन विच द अकाउंटेंट विल फंक्शन। क्लियर? आई होप ये समझ आ गया होगा। बहुत सिंपल सिंपल था कि नॉर्म है, कंपेयर बना देते हैं, कोई प्रेफर्ड अकाउंटिंग ट्रीटमेंट होती है, आपको एक बेसिस दे देते हैं, जिसके ऊपर एक बेस दे देते हैं कि जिसके ऊपर आप अकाउंटिंग स्टेटमेंट बनाओगे, और ये भी किसी तरीके का लॉ ही है। क्लियर? तो आज हम लोग बस इतना ही पढ़ेंगे, ज्यादा नहीं पढ़ेंगे, बिल्कुल छोटा, 4 पार्ट है, 3 से 4 पार्ट है, ये वीडियो भी कवर हो जाएगी, तो कोई टेंशन नहीं है, चैप्टर कवर हो जाएगा। तो एज अ रिक्वेस्ट ही करूंगा कि अगर वीडियो अच्छी लग रही है तो लाइक का बटन दबा दिया करो, लाइक कर लिया करो। अगर आपको लगता है आपके फ्रेंड्स को भी देखना चाहिए तो चैनल को शेयर करो। अगर चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो क्यों नहीं किया है, चैनल को सब्सक्राइब कर दो। और एक चीज सिंपल सी जो मैं बार बार बोलता हूँ कि अगर आपको लगता है कि मेरे वीडियोज में कोई कमी है या मेरी वीडियो में कोई बात अच्छी लग रही है, तो कमेंट करके मुझे बताओ। ठीक है, ताकि अगर कुछ कमी है तो मैं उसे सुधार लूंगा, कुछ अच्छा है तो मैं उस पर और अच्छा वर्क कर लूंगा। ठीक है। सो मिलते हैं अगले पार्ट के साथ। टिल देन बी सेफ, कीप लर्निंग, एंड थैंक यू फॉर योर टाइम।